करने के लिए या डाटा एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है, हम थोड़ी जनरलाइज डेफिनेशन पे जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि API जो है वो दो सिस्टम्स, दो इन्वायरमेंट या दो एप्लीकेशंस के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन ब्रॉड कर दी। क्लाइंट सर्वर पे हमने बहुत स्पेसिफिक कर दी थी कि क्लाइंट है और एक सर्वर है और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए था। अब हम डिटेल में जा रहे हैं तो डेफिनेशन को हम थोड़ा ब्रॉड करते हैं और डेफिनेशन ये है कि दो सिस्टम्स, दो इन्वायरमेंट या दो एप्लीकेशंस के दरमियान में। ठीक है, अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि दो एप्लीकेशंस, तो वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, वो क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है और सर्वर टू सर्वर भी कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि APIs को हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए और सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए भी। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, हम तो अभी तक हमने जो देखा वो तो क्लाइंट सर्वर यानी सर्वर पे रेंडर हो रही है या क्लाइंट पे चीज़ें रेंडर हो रही हैं या सर्वर से क्लाइंट पे डाला जा रहा है, क्लाइंट से सर्वर पे आ रहा है। अब ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है? या दो इन्वायरमेंट का मतलब हो गया एक इन्वायरमेंट रोज का हो और एक लिनक्स का हो और वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स या टू डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में जब कम्युनिकेट करेंगी या डाटा एक्सचेंज करेंगी तो उसके लिए हम APIs यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब API क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका सवाल ये है कि मैंने कहा दो डिफरेंट एप्लीकेशंस या सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन वेब की एप्लीकेशन रखी हुई है जो आपके वेब को सर्व कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन को सर्व कर रहा है, वो वेब सर्वर है। और जहाँ पे आपने अपना डाटा रखा हुआ है, अब देखें जो वेबसाइट होती है उसमें दो चीज़ें होती है ना, एक तो HTML है जिससे आपका GUI बन रहा है, उस HTML के अंदर डाटा भी तो है। जैसे कि अगर आप कोई ब्लॉग की वेबसाइट ले लें या कोई न्यूज़ की वेबसाइट ले लें तो उस न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर क्या होती है? न्यूज़ होती है। वो न्यूज़ क्या डाटा है। अब वो डाटा आ कहाँ से रहा है? वो डाटा जहाँ से आ रहा है वो किसी डेटाबेस में सेव हुआ है, उस डेटाबेस से उठकर आता है, वो जहाँ सेव होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। अच्छा, अब जो आपकी HTML है ना, वो डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करती। जो आपका वेब सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है। वेब सर्वर क्या करता है? जैसे उसके पास रिक्वेस्ट जाती है किसी जैसे आपने लिखा लेट्स सपोज bbc.com आपने लिखा, जैसे आप लिखा आपके पास होम पेज रेंडर हो गया। जब आपने bbc.com लिखा तो BBC के जो वेब सर्वर था उसके पास आपकी रिक्वेस्ट गई, उसने HTML बनाना शुरू किया, उसको डाटा चाहिए था, उसने रिक्वेस्ट की डेटाबेस सर्वर को और वहाँ से डाटा उठा के अपने पास लेकर आया, उस डाटा को और HTML को मिला के एक व्यू जनरेट किया और आपको उसने व्यू दिखा दिया। ठीक है, अब ये बैक एंड पे काम हो रहा है, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हुई, डाटा लिया और आपको उसने दिखा दिया। आपको नहीं पता चला कि बैक एंड पे क्या हुआ, आपको सिर्फ फ्रंट पे वेब पेज नजर आ गया जिसमें HTML भी थी और डाटा भी था। ठीक है, तो अब ये जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है ना, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें एक तरीका जो है वो APIs का है। ठीक है, APIs का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो ये है कि मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डाटा उठाऊँ किसी एप्लीकेशन से। ठीक है, तो उसने अब वो जाहिर सी बात है मुझे अपने डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस तो नहीं देगा जिसके पास डाटा है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि जैसे आप बस वो रिसोर्स नहीं है कि जिससे आप न्यूज़ कलेक्ट करके और उस न्यूज़ को स्टोर भी कर सकें। तो आप क्या करते हैं? मैं जो हूँ, मेरे पास एक न्यूज़ सिस्टम बना हुआ है, यानी कि मैं एक न्यूज़ प्रोवाइडर हूँ, मैं समझ लें एक मीडिया एजेंसी हूँ, मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं और वो मेरे डेटाबेस से पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ लेकिन मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे डाटा चाहिए। आपके पास न्यूज़ हैं, आप मुझे अपना डाटा दे दें। तो अब मैं डाटा आपको किस फॉर्मेट में दूँ? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं कहूँ ठीक है यार ये एक्सेल शीट है, आप ये ले जाएँ, डाटा इसमें सारा मौजूद है। ठीक है, आपने वो एक्सेल शीट ली, अपने पास डाटा इंपोर्ट किया और आपने डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या होगा? अब आपको मजीद डाटा चाहिए। ठीक है, अब फिर मेरे पास आएंगे, मैं फिर आपको एक्सेल शीट दूंगा, तो ये बैक एंड फोर्थ एक प्रोसेस चलता रहेगा। आपको जब चाहिए आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा। अच्छा, ये तो अच्छा सोल्यूशन नहीं है, मतलब तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं आपको जो है ना एक API बना के दे देता हूँ, आप जस्ट उस API को कॉल करें और आपको डाटा मिल जाएगा। अब देखिए दो सिस्टम हो गए, एक आपका सिस्टम है वो अलग चल रहा है और एक मेरा सिस्टम है। मैं हूँ न्यूज़ प्रोवाइडर, मेरे पास न्यूज़ है और आप हैं कंज्यूमर, आपको एक वेबसाइट बनानी है जिस पर आपको वो न्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा मेरे पास न्यूज़ है, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा? मैं आपको एक API दे दूंगा, API को कॉल करना है और आपको डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। आप वो डाटा अपने पास कंज्यूम कर लें अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से दो डिफरेंट इन्वायरमेंट आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू API। ठीक है, इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। हम क्या करते हैं कि एक मैंने जो है वो हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। अच्छा, अब मुझे API चाहिए, तो API होती है बेसिकली स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक किस तरह से होती है? जैसे आपने गूगल पे देखा है, गूगल जो है मैप है, गूगल मैप अपनी एप्लीकेशन में लगाने के लिए गूगल के पास जाता है, उससे पैसे देता है। अच्छा, वो पैसे देने का जो उनका एक तरीकाकार है, वो कहता है कि पर कॉल चार्ज करेंगे या पर 100 कॉल चार्ज करेंगे, वो अपना एक प्राइसिंग मैकेनिज्म है, लेकिन वो पेड है जो भी है गूगल के मैप्स। तो वो क्या होता है? वो मैप्स थ्रू API आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि APIs जो अवेलेबल हैं वो पेड हैं। तो अब हमें पढ़ने के लिए चाहिए तो हम क्या करें?
अब उसके दो तरीके, या तो अपनी एक API बना लें, ठीक है, वो एक थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, अभी तो हमें पता भी नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है कि API बनती किस तरह, हमने तो अभी पढ़ ली है। तो हम ये करते हैं, हम देखते हैं इंटरनेट पे क्या किसी ने कोई ऐसी फ्री API बना के रखी हुई है लर्निंग पर्पज़ के लिए, अगर बना के रखी हुई है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे एक API मिली, मैंने गूगल पे सर्च किया, बुक API GitHub, ये पहले लिंक मिल गया। ये भाई साहब हैं, इन्होंने जो है एक सिंपल सी बुक की API बना के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसने कहा दिस API इज़ अवेलेबल एट, ये URL इसने दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि API भी आपके पास एक URL ही है, ठीक है, यानी कि आपके पास जस्ट एक URL है API। मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और ब्राउज़र में पेस्ट कर दिया, एंटर किया, तो इसने क्या किया, एक मुझे रिजल्ट दे दिया जिस पे लिखा हुआ आ रहा है मैसेज वेलकम टू द सिंपल बुक्स API। अब इसके अंदर डाटा कहाँ है, ये तो जस्ट एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैंने URL डाली और उस URL के ऊपर मुझे जो है वो एक डाटा नज़र आ गया लिखा हुआ। मुझे तो बुक्स का डाटा चाहिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुक्स की API है तो मुझे बुक्स का डाटा देगी। ये बैक एंड कोई फ्रंट एंड की URL है, ये एक पब्लिक URL है जिसको मैंने एंटर कर रहा हूँ और ये मुझे डाटा रिटर्न कर रहा है, और मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ जी। अच्छा, इससे लिखा हुआ एक चीज़ एंड पॉइंट्स, इसने कहा दिस API अवेलेबल दिस, यानी कि और एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आगे से लिखा है get/status। अच्छा, इसको मैं छोड़ दूँ, यहाँ पे देखें get/books, यानी ये कह रहा है कि आपने जो मैंने URL दी हुई है उसके आगे अगर आप ये बुक्स डालेंगे तो आपको बुक्स का डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल है कि ये डाटा फ्रंट पे कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें सर, आप जवाब देंगे इसका। अच्छा, जैसे ही मैंने ये एंड पॉइंट लिखा ना /books, ये क्या हुआ, ये /books यहाँ पे एंड पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन हम अगर Next.js के अंदर इसको पढ़ें तो ये बुक्स क्या है, हमने इसको क्या नाम दिया था, बुक्स को राउट, ठीक है, ये एक सिंपल राउट है ना बुक्स। तो अब इस राउट पे क्या होगा, जैसे ही मैंने किया तो इसका मतलब हुआ कि ये एप्लीकेशन जहाँ भी होस्टेड है वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, सर्वर ने जब देखा कि बुक्स का राउट आया है तो उस बुक्स पे उसने क्या किया, बैक एंड पे डेटाबेस पे गया, वहाँ से डाटा लेकर आया, डाटा से HTML बनाई और HTML बना के यहाँ पे पेज पे रिटर्न कर दी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आपके पास तो फ्रंट पे डाटा ही नज़र आ रहा है, वो डाटा उठा के बैक एंड से लेके आ रहा है, उस बैक एंड को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको जस्ट ही डाटा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है, मैंने अभी कहा HTML, ये HTML नहीं है जो इसने रिटर्न किया है, ये क्या है, ये JSON है, ठीक है। JSON हमने Q1 में पढ़ी थी, क्या होती है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट टाइप नोटेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें भी आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखें सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, ये किस चीज़ को, इस तरह का डाटा बना के रखा हुआ है। तो अच्छा, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूं और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर आप आ जाएं, ठीक है। आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं और आप एलिमेंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको HTML नज़र आ रही होती है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए JSON नज़र आ रही है। तो ये एक डिफरेंस और होता है API की URL में और वेब की URL में। जो वेब की URL होती है वो आपको HTML रिटर्न करती है, और जो API का एंड पॉइंट या URL होता है वो आपको JSON या कोई और फॉर्मेट रिटर्न करता है। यूजली हम JSON यूज़ करते हैं, लाइट वेट होता है तो JSON यूज़ करते हैं, JSON रिटर्न कर रहा होता है। यहाँ पे हमें ये JSON रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास एक API आ गई, मैंने इसको ब्राउज़र में एंटर किया, इसने मुझे डाटा दे दिया। अब ये डाटा चाहिए मुझे, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस डाटा को, मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँ जिसके अंदर मैं ये डाटा यूज़ करूँ, ठीक है। ये सिंपल सा एक एंड पॉइंट है API का। आपको जब भी कोई API मिलेगी कंज्यूम करने के लिए तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा, एक URL होगी और उसका कोई एंड पॉइंट होगा। आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने आपको कहा कि भाई मुझे जो है एप्लीकेशन बना दो, मेरे पास APIs हैं, तो आप उससे कहेंगे मुझे डॉक्यूमेंटेशन दो API की, वो डॉक्यूमेंटेशन देगा, उसके अंदर सारे आपके पास एंड पॉइंट होंगे और उसका रिजल्ट होगा कि इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड होती है जैसे इसने दी हुई है। इसने भी आपको page.tsx में आके जो HTML इसके अंदर लिखी हुई थी मैंने वो सारी पहले रिमूव कर देता हूँ। और एक सिंपल सा डिव लिख देता हूँ, इसमें भी मैं फिलहाल हेलो लिख देता हूँ, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, ये लाइन पे हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम API फैच करने जा रहे हैं तो एक थोड़ा सा काम हमें जो Next.js ने कहा है, उसने कहा कि सबसे पहले तो आप एक फंक्शन बनाएं। मैंने एक फंक्शन बनाया const और get data का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने async
फंक्शन एरो फंक्शन बना लिया और उस एरो फंक्शन को मैंने असाइन कर दिया गेट डाटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने एक और कॉस्ट लिया और इसको मैंने नाम दे दिया रिस्पॉन्स का, ठीक है, अवेट और फैच। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये बताता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और ये वाला जो एंड पॉइंट था, इस एंड पॉइंट को मैंने उठाया और ये जो फैच था इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट को हमने, उसका डाटा हमने लेना है। तो उसके लिए हमें जो है जावा स्क्रिप्ट ने एक फंक्शन दिया फैच का, ठीक है। ये फैच का फंक्शन क्या करता है? ये फैच का फंक्शन आपसे एक और भी बहुत सारे पैरामीटर लेता है, वो अभी हम देखेंगे। जो मेन पैरामीटर होता है इसका, वो एपीआई का एंड पॉइंट होता है कि जिससे आपने डाटा फैच करना है, ठीक है। फैच करने का मतलब है डाटा आपने उस एंड पॉइंट से लेना है, ठीक है। तो उस फैच का फंक्शन क्या करता है कि आपसे वो, अच्छा मैंने बोल दिया तो इसलिए नहीं बोल रहा है। क्यों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? प्रॉमिस ये बताइए, पढ़ा है ना? सिंक्रोनाइजेशन, ए सिंक पढ़ा है, सब चीज़ें। तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, सारी वोकैबुलरी भी जो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो फैच है ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब जब प्रॉमिस होता है, आपको पता है कि वो प्रॉमिस पर रिजॉल्व होता है देन और एरर के थ्रू। एक तरीका तो होता है, दूसरा तरीका हम उसको एसिंक के थ्रू भी, अवेट के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस जो भी यूज़ होती है वो ये वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट लगाया है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसके अंदर रिस्पॉन्स आ गया और मैं इसके एंड में गया। अच्छा, अब मैंने कहा कि कॉस्ट, और ये मुझे कहा बुक्स का डाटा है तो बुक्स और अवेट। मैंने कहा ये अब ये रिस्पॉन्स आ गया ना, इस रिस्पॉन्स के अंदर देखिए डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे देगा टेक्स्ट। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखें जेसन और टेक्स्ट, ये कह रहा है कि ये रिस्पॉन्स में आ तो गया। अब इसमें से आप तो या तो डाटा जो आ रहा है वो टेक्स्ट में ले सकते हैं या जेसन में ले सकते हैं। हम करते हैं जेसन, मुझे जेसन में डाटा चाहिए, ठीक है। और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और ये डाटा आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको जस्ट पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि डाटा हमारे पास आ क्या रहा है। console.log और ये बुक्स का जो भी, बुक्स के अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर एक कांस्टेंट दिया, उसमें जो भी आया उसको मैंने कंसोल करवा लिया। अच्छा, अब बताइए, मैं अपने एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर आता हूँ और लोकल होस्ट 3000 एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ अपनी। मैं होम पेज पे लिखा है मैंने सब कुछ, तो होम पेज मैंने कॉल कर लिया। अब बताइए, मैंने console.log लिखा है, ये कहाँ पर आएगा? क्लाइंट पे आएगा या सर्वर? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ब्लैक स्क्रीन पर नजर आएगा, यानी सर्वर साइड पे, ठीक है। और कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे नजर आएगा, ब्राउजर कंसोल में? किसने कहा? बिल्कुल खड़े हो सर, इन्होंने सही जवाब दिया। ये ना भी ब्लैक स्क्रीन पर नजर आएगा ना ब्राउजर पर नजर आएगा, क्योंकि मैंने जस्ट फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन कॉल नहीं किया। इन्होंने कहा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जी आपकी बात सही है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट यहाँ पे देखें ये फंक्शन बनाया गेट डाटा का, इस फंक्शन को मैंने कहीं कॉल तो किया नहीं, तो इसका आउटपुट आएगा कहाँ से? तो इसको मुझे पहले कॉल करना पड़ेगा। मैं आऊँगा यहाँ पे और मैंने कहा कॉन्स्ट बुक्स अवेट गेट डाटा, ठीक है। यानी कि ऊपर मैंने ये फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उस वक्त ये console.log प्रिंट करेगा ना, पहले मैंने इसको कॉल नहीं किया था। अच्छा, अब देखते हैं इसको रन करके, और इसका बल्कि ये मैंने जैसे सेव किया खुद ही रन हो गया। चलिए एक बार रन भी कर लेते हैं और, ठीक है। यहाँ है ब्लैक स्क्रीन पे, ये देखें जो डाटा अब आपको ब्राउजर पे नजर आ रहा था वही डाटा आपको अपनी यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे नजर आ रहा है। एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डाटा यहाँ से फैच किया है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग करवाने के बजाय इसको मैं फंक्शन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न बुक्स। और ये बुक्स मैंने रिसीव की यहाँ इस वेरिएबल के अंदर, इसको मैं बुक लिस्ट कर देता हूँ चाहे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये बन गया आपके पास एक एरे, और एरे के अंदर हैं ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले एक चीज़ में और डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी यहीं तक रखते हैं बुक लिस्ट को। मैं बता दूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, चले console.log और बुक लिस्ट। ठीक है, ये क्या किया मैंने, गेट डाटा कॉल किया, इसने डाटा फैच किया और फैच करके रिटर्न कर दिया। रिटर्न करके मैंने इस बुक लिस्ट के अंदर लिया और इस बुक लिस्ट को मैंने कंसोल करवा लिया। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके रिफ्रेश की स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखें डाटा मेरे पास आ गया, और ये डाटा मेरे पास क्या है, इसने कहा कि ये डाटा है एक एरे, और एरे के अंदर है ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम, टाइप और अवेलेबल। अब ये बेसिकली आया आपके पास ब्लैक स्क्रीन पे, मुझे तो चाहिए ये डाटा यहाँ पे। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँ, डाटा तो मेरे पास आ गया है, ये इस वेरिएबल के अंदर डाटा है,
अब जस्ट इस डाटा को मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगा, मेरे पास ब्राउजर पे लगाना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे प्रिंट करें। जी सर। अच्छा देखें, हमने डेटा फैच कर लिया। पहले हम देखते हैं डेटा की टाइप क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले देखते हैं वो काम क्या है। हमने डेटा को शो करवाना है, शो करवाना है डेटा को। तो पहले देखते हैं कि डेटा है किस तरीके का। पहले हमारे पास एरे आ रहा था, अब बारी बारी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट दिखाने थे, ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें हमने लूप्स पढ़े, फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा, डू व्हाइल लूप पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, बिल्ट इन लूप्स हैं एरे के लिए। किसके लिए? एरे के लिए। अगर आपका डेटा टाइप एरे है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ने हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए हैं जिन्हें कहते हैं एरे मेथड्स। क्या कहते हैं? एरे मेथड्स। उसमें से पहले मेथड का नाम है मैप। क्या है? मैप। जो काम अभी हम लूप से कर रहे हैं वही काम अब हम मैप से करेंगे। सिंटैक्स का फ़र्क है, एक और चीज़ भी है जो बताता हूँ क्या डिफरेंस है, लेकिन पहले हम आते हैं सिंटैक्स पर। मैं पहले फॉर लूप लिख रहा था, अब एरे का मेथड है ये। जब भी हम कोई मेथड अप्लाई करते हैं ना तो उस डेटा के साथ डॉट लगा के उस मेथड का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं? उस डेटा को लेते हैं, उसके आगे डॉट लगा के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बुक लिस्ट क्या है? एक एरे है, ठीक है, एरे का मेथड है। तो एरे के आगे हमने डॉट लगाया और फिर उसके आगे मेथड का नाम लिख दिया, उस लूप का नाम लिख दिया। मैंने कहा है बुक लिस्ट डॉट। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स ये होता है कि ये आपके से लेता है, जो अंदर फंक्शन है ये एक आर्गुमेंट लेता है, कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने बुक कर दिया या चलो सिंपल बी कर देते हैं पहला, और दूसरा होता है इंडेक्स। ठीक है, ये दो ये लेता है पैरामीटर, और इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? अच्छा, अब ये क्या होता है? ये बुक लिस्ट एरे चलेगी, मैप पहले बी के अंदर पहले एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है आपके पास ये वाला काम कर रहा है, ये बुक लिस्ट आई। ठीक है, बी के अंदर पहला एलिमेंट आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अब जस्ट हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं वही काम। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और कुछ नहीं किया, जस्ट बी को मैंने कंसोल करवा दिया। जी सर। अच्छा, हमने बात की मेथड की। मेथड हमारे पास क्या चीज़ है? बिल्ट इन है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट ने खुद से प्रोवाइड किया है। तो जब वो कोई चीज़ खुद से प्रोवाइड करता है, साथ साथ उसका तरीका भी प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैप जो मेथड है, एक लूप है, उसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। वो मेथड जो है अपने अंदर एक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? फंक्शन। और जो फंक्शन दूसरे फंक्शन के नेस्टेड जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। जो एक फंक्शन है वो अगर चाइल्ड किसी फंक्शन में जाता है, हमारा मैप भी एक फंक्शन है, इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन जा रहा है, इसे हम क्या करेंगे? कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन में वो दो चीज़ें लेता है। पहला, हमारा जो एरे है उसका एलिमेंट, और दूसरा जो होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है इंडेक्स होता है। जैसे लूप के अंदर हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं, मैप हमें खुद से देता है इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडेक्स आता रहेगा, जैसे जैसे आगे चलता रहेगा इंडेक्स भी हमारा इंक्रीज होता रहेगा। अब जो काम हम पहले लूप से कर रहे थे हमने सिंपल इंडेक्स से कर लिया सर। अब देख रहे हैं वही चीज़ आ गई हमारे पास। पहले हम लूप से कर रहे थे, अब हम मैप से कर रहे हैं। ज़रूरत क्या पड़ी मैप की? इसके दूसरे भी एडवांटेजेस हैं, वो जब हम मैप और दूसरे मेथड पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत क्या पड़ी मैप में? लूप उसमें भी डेटा आ रहा था, इसमें भी आ रहा है डेटा। ज़रूरत यह है कि हमें डेटा सिर्फ प्रिंट नहीं करवाना, हमने डेटा पेज पर, वेबसाइट पर, हमारा जो HTML है उसमें दिखाना है। क्या करना है? शो करवाना है पेज पर। वो काम हम यहाँ पर इस रिटर्न के अंदर लूप से नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? लूप से नहीं कर सकते। ये फंक्शनैलिटी हमें मैप प्रोवाइड करता है। हम ये काम मैप से बआसानी कर सकते हैं। मैप का एक और एडवांटेज है,
लूप के अंदर सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट रिटर्न करवा रहे हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सर ऊपर करें ज़रा, लिख सकते हैं बासानी। कैसे सर ज़रा बताएं को। अच्छा, मैप के दूसरे बहुत फ़ायदे हैं सर, एक मिनट, वो हम जैसे जैसे मैप पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यूज़ केस देख रहे हैं, हम इसके बाद जब दूसरे मेथड पढ़ेंगे इसी क्लास में इंशाल्लाह, तो इसके दूसरे फ़ायदे भी देखेंगे सर। अच्छा, अब हमारे पास ये बुक लिस्ट के अंदर वो डाटा है, और अच्छा, ये बुक लिस्ट जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपकी JSX स्टार्ट हो गई है। अब आपको पता है कि JSX के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये लगाया, और इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट, यानी कि वही मैप का फंक्शन जब भी हमने ऊपर देखा था, बुक लिस्ट डॉट मैप, और इसके अंदर हम जो है वो पास कर देते हैं, पहला एलिमेंट मैं बुक ले लेता हूँ और दूसरा मैंने इंडेक्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं जो है वो एक लिस्ट बना लेता हूँ, ये पहले डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, बुक डॉट, अच्छा अब ये देखें, ये क्या आपके पास आ रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, प्रॉपर्टीज, आईडी, नेम, टाइप और अवेलेबल, ठीक है। तो अब जब मैंने बुक आया, बुक के ऊपर मैंने डॉट लगा के इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने कहा नेम, देखते हैं ये क्या करता है। भाई बुक हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बुक लिस्ट एक एरे है, उसका एक एलिमेंट हमारे पास बुक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को जब हम गेट करते हैं, किससे करते हैं, डॉट से। सर अंदर हम करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास ज़रा व्यू अच्छा बन जाता है उसका। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ li, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था, अच्छा अब यहाँ पे इसे देना शुरू किया एक एरर, ये कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स, ठीक है। ये एरर जो दे रहा है वो ये कह रहा है, जी सर इसके बारे में बताएं कुछ, क्या कह रहा है। अच्छा देखें, हमने जब लूप किया था तो उसमें हम गेट किससे करे थे, इंडेक्स से, तो हमें पता था। अच्छा, मैप जो है वो हमें खुद से प्रोवाइड करते थे सारे एक साथ, लेकिन अब ये एक एरर थ्रो कर रहा है। वो कह रहा है सर आपने अपना काम तो कर दिया, आपने li में नेम प्रिंट करवा लिया सारे के सारे, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कह रहा है आपने सब नेम लिख दिए, मुझे आइडेंटिफाई करना होगा यूनिकनेस कि कौन सी लिस्ट कौन सी है, मतलब हमने आईडी दी है सबको, ठीक है। लेकिन कल अगर हमें कोई चीज़ गेट करनी हो तो जावा जो हमारा ब्राउज़र है वो भी अपने पास चीज़ें सेव रखता है, वो उसको अपने पास सेव करके आइडेंटिफाई करता है। तो अभी जब हमने उसे मैप करवाया ना, तो वो सारे उसने मैप कर दिए, लेकिन वो उसे हर एक एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, हर किसी के रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मैप के अंदर जो आपने JSX यूज़ की हुई है, इसके अंदर एक आप प्रॉप यूज़ करेंगे की का, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कोई यूनिक नंबर होगी। यूनिक नंबर का मतलब ये है कि हर li को आप एक यूनिक नंबर देंगे। अब वो यूनिक नंबर क्या है, दो हैं इसके अंदर आपके पास यूनिक नंबर, एक तो इंडेक्स है क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास ये बुक का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आईडी है वो भी यूनिक है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा की इक्वल्स टू, ठीक है, इंडेक्स। अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई यूनिक की नहीं है तो आप इंडेक्स यूज़ कर लें, ठीक है। ये देखें कंपाइल हो गया, ये एरर चला गया आपका। और दूसरा जो है ये आईडी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ये भी यूनिक है। मैंने कहा कि इंडेक्स की जगह मैं कर लेता हूँ बुक डॉट आई डी, ठीक है, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और हम यहाँ पर आएंगे तो ये देखें आपके पास एरर चला गया, ठीक है। ये एरर ये दे रहा था आपके पास। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास नेम है और दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने कहा इसके साथ साथ मैं इसकी ये जो आईडी है इस आईडी को ही प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा बुक डॉट आई डी और ठीक है। अब देखें आपके पास आईडी, उसकी बुक का नाम, आईडी बुक का नाम, आईडी बुक का नाम। तो इस तरीके से आपके पास जो डाटा एपीआई के ऊपर मौजूद था वो डाटा आपने फैच किया और अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अब आप अगर इस एप्लीकेशन को वर्सल पर ये रिस्पांस आया ना, इसको प्रिंट करवा दें कि रिस्पांस आ क्या रहा है, ठीक है। और CMD पे आके देखते हैं रिस्पांस हमारे पास, ये देखें ये वो रिस्पांस है
जो कि फैच ने आपको रिटर्न किया है, ठीक है, यानी कि फैच के अंदर जो आपने एपीआई लिखी थी, एपीआई का एंड पॉइंट, उसने जो आपको रिजल्ट रिटर्न किया है, ये मैंने वो प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर देखें एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कैसे पहले स्टेटस 200 और स्टेटस टैक्स ब्लैंक है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक ओके ट्रू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और मैं देखता हूँ तो डाटा भी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है क्योंकि एंड पॉइंट ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और जस्ट जाके एंड पॉइंट का मैं गलत कर देता हूँ, मैं इसको एस हटा देता हूँ, लेट्स सपोज इसमें से बुक कर दिया खाली इसको। अब देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आया, ये देखें। अब रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, स्टेटस 404 नॉट फाउंड। ये तो 404 और नॉट फाउंड तो आप लोगों का फेवरेट हो गया ना, मतलब व्हाट्सएप पे यही दूसरा मैसेज आ रहा था कि सर 404 नॉट फाउंड आ रहा है। तो अब ये तो आपको चल गया होगा 404 नॉट फाउंड कब आता है, जिस वक्त आपके ब्राउज़र को या आपकी रिक्वेस्ट को वो डाटा ना मिले जो आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको 404 रिटर्न कर देती है। और यहाँ पे भी आप देखें आपके पास जो रिस्पांस आया है वो 404 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं गलत API लिख दूंगा या गलत एंड पॉइंट लिख दूंगा तो ये मुझे डाटा रिटर्न नहीं करेगा और मेरी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ देखते हैं हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो ये स्टेटस कोड मिल रहा है, ठीक है, 200। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि अगर स्टेटस 200 नहीं है, 200 है तो जाने दो, मतलब 200 है तो इसका मतलब है आपकी रिक्वेस्ट सही है, रिस्पॉन्स ठीक आया है। अगर स्टेटस 200 नहीं है, 200 के अलावा कुछ भी आया है, तो इसका मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया। अच्छा, ये रिस्पॉन्स कोड होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली देखें, जब आप जाएं यहाँ पे ब्राउज़र में और कोई भी आप URL लिखते हैं, जैसे bbc.com लिख देते हैं, तो ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, URL हो तो गई bbc.com, ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स रिटर्न किया सर्वर ने। अच्छा, एक रिस्पॉन्स तो ये है जो आपको ब्राउज़र में नज़र आ रहा है, इसके अलावा रिस्पॉन्स में और भी चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर स्टेटस भी आ रहा होता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट गई है इसका स्टेटस क्या है। अगर रिक्वेस्ट ठीक है तो 200 है, और अगर कोई आपने ऐसी रिक्वेस्ट भेज दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको सर्वर रिटर्न कर देगा 404 नॉट फाउंड। इस तरह 5, अच्छा ये पूरी क्लास होती है। 400 के एरर्स हैं, ये वो एरर्स हैं जो कि सर्वर रिटर्न कर रहा है। 500 के एरर हैं जो कि आपके पास सर्वर के अपने एरर्स होंगे। 200 के स्टेटस वो होते हैं जो कि आपकी मतलब स्टेटस होता है जिसमें स्पेसिफिक 200 का स्टेटस जो है ये आपकी रिस्पॉन्स के सक्सेस का स्टेटस होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसा कि यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि अगर स्टेटस 200 नहीं है तो क्या कर दे, यहाँ से थ्रो न्यू एरर, और इसके अंदर आप एरर लिखते हैं कि डाटा नॉट फाउंड। और अच्छा एक काम और कर देते हैं, मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये क्या कहते हैं, इसको लिखवा लेते हैं कि एरर आया क्या है एक्चुअली, स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर 200 नहीं है ना तो थ्रो कर दो, वरना डाटा रिटर्न कर दो। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अच्छा, अभी भी हैंडल रन टाइम एरर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वो एरर थ्रो कर रहा है जो कि आपने अपने एप्लीकेशन से थ्रो करवाया है। अच्छा, अभी भी ये आपको एरर ही दे रहा है क्योंकि आपका पेज, अब आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके पास जो है पेज इस तरह ब्रेक हुआ है। एरर मैसेज तो आए लेकिन पेज इस तरह ब्रेक हुआ ना है। तो इसके लिए हमने Q1 में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एरर हैंडलिंग। कितने लोगों को अभी पता है कि एरर हैंडलिंग क्या होती है? कितने लोगों को पता है एरर हैंडलिंग का? अभी हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने एरर तो रिटर्न करवा दिया, लेकिन एरर हैंडलिंग नहीं की भी, तो उससे अभी भी हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम लगाते हैं इस पर ट्राई, यानी कि जो भी कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम ट्राई में रख देते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इसमें एरर आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम लगा देते हैं कैच का ब्लॉक और उसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं, कोई भी, मैंने EX ले लिया, आप E ले लें, आपकी मर्जी है जो भी इसका नाम दे दें, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको मैं करवा देता हूँ console.log करवा देता हूँ फिलहाल। मैंने कहा EX.message कि एरर में जो ही मैसेज आया है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी भी एरर आया। अब ये एरर क्यों आया, आपने तो एरर हैंडल कर लिया, अब तो एरर आना नहीं चाहिए था। अब ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, कि भाई आपने यहाँ पे console.log तो कर दिया लेकिन आपका ये पेज तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और इस पेज के अंदर जो है ये बुक लिस्ट के अंदर ऊपर मैप लगाया हुआ है, वहाँ से आपके पास एरर आ गया तो बुक लिस्ट को तो कोई डाटा मिला ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा इफ एल्स कितने लोगों को पता है, और इफ एल्स की एक शॉर्ट फॉर्म होती है वो कितने लोगों को पता है, क्या कहते हैं उसको, टर्नरी ऑपरेटर्स।
तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई बुक लिस्ट का इसको एरे नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेज पे आपका एरर आ गया है। तो वो कह रहा है कि ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एरे है ही नहीं, इस पर आप मैप कैसे लगा सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जब बुक लिस्ट का एरे बने तभी ये चले, वरना ना चले। ठीक है, अगर बुक लिस्ट ट्रू हो तो ये वाला चले, और एल्स में क्या हो, सिंपल प्रिंट के बारे में यार, नो डाटा फाउंड। ठीक है, नो डाटा फाउंड आपका। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है वो कंसोल भी करवाया हुआ है। कंसोल पे देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखें, डाटा नॉट फाउंड 404 नॉट फाउंड, ये वो मैसेज है जो कि हमने अपने ट्राई कैच के अंदर करवाया हुआ है। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर आके ये कहा कि भाई ये वाली रिक्वेस्ट फैच करो, एंड पॉइंट फैच करो, अगर ये एंड पॉइंट सक्सेस हो जाता है तो डाटा रिटर्न कर दो। एक काम करते हैं, मैं इसको बुक्स कर लेता हूँ दोबारा, और मैं ब्राउज़र पर आके चेक करता हूँ। तो ये देखें, सक्सेस हो गई, 200 का स्टेटस मिला, उसने डाटा शो कर दिया। मैंने कहा कि इसको गलत कर दो, और यहाँ पे चेक लगा दिया कि भाई अगर 200 का स्टेटस नहीं मिल रहा तो आगे नहीं जाओ, यहाँ से एरर थ्रो कर दो। ठीक है, और उस एरर को मैंने यहाँ पे कैच में गेट किया और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया, कंसोल करवा दिया। तो कंसोल इसने यहाँ पे किया और कह दिया डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, डाटा नॉट फाउंड, और यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया कि भाई अगर बुक लिस्ट मिल रही है तो ठीक है, और अगर बुक लिस्ट नहीं मिल रही तो नो डाटा फाउंड। जी, पेज ब्रेक हो रहा था। सर ने कहा पेज ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एरर हैंडलिंग। सर ने ट्राई कैच लगा दिया एरर हैंडलिंग में, जिससे क्या हुआ, सारा कोड जो हम करवाना चाहते हैं वो हम ट्राई में करते हैं, अगर वो फेल हो जाता है तो वो कैच में हो जाता है। ठीक है, ट्राई कैच समझ आ गया। ट्राई मतलब कोशिश करो, नहीं होता तो एरर थ्रो कर दो कैच में। अब सर ने जब ये ट्राई किया इस कोड को चलाने के लिए, जब यहाँ एरर आया तो इसने एरर थ्रो कर दिया। कहते हैं ना भाई, क्रिकेट में सुना है थ्रो करो, फेंको, उसने उसको पकड़ा, फेंक दिया। अब जब उसने एरर थ्रो किया तो यहाँ हम कैच कर रहे हैं। ये सारे कोई अलग से वर्ड नहीं है, ये लड़कों को ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है ना, कैच कर लिया, यहाँ आ गया, सर ने उसे करवा दिया था, इतना समझ आ गया था। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सर ने कहा मज़ा नहीं आया अभी भी। मैं जो वहाँ एरर थ्रो करवा, नीचे जो डेटा देख रहा था, मैंने कहा अगर ये ना आए तो मैंने मैसेज प्रिंट करवा देना है। ठीक है, सर ने कहा मैसेज प्रिंट करवाना है, लेकिन मैसेज मैं वो चाहता हूँ जो API मुझे थ्रो कर रही है। ठीक, कौन सा चाह रहे हैं सर? API थ्रो कर रही है। सर को कहा थोड़ा स्टूडेंट से प्रैंक करेंगे, अब मजा आएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका यही है। ये जब आप काम कर रहे होंगे, माशाल्लाह सर का एक्सपीरियंस काफ़ी है, और हम भी अब काम कर रहे होते हैं, इस तरीके से करते हैं। सर ने कहा कि पहले सिंपल में डेटा रिटर्न कर रहा था, अगर डेटा रिटर्न नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं आ रहा था। सर ने कहा मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। पहले सिंपल डेटा आ रहा था, वो एरर था, नहीं था तो कुछ भी नहीं था। सर ने उसको मॉडिफाई करवा दिया। सर ने एक ऑब्जेक्ट में सर ने एक बूलियन रख दी, सक्सेस शो की। इतना क्लियर है। सर ने मैसेज को वो कर दिया। अब जब हम नीचे गए तो यहाँ पर हमारे पास पहले मैप चल रहा था बुक लिस्ट पर। बुक लिस्ट पहले क्या थी? एरर है। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पेयर होती हैं। हमने ये पता है कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करनी होती है, हम क्या करते हैं? डॉट करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करने के लिए डॉट लगाया। डॉट डेटा, डेटा क्या है? डेटा एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या होगी? एरे जो हमारे पास आ रहा है। डेटा के अंदर वो एरे आ गया, हमने उस एरे पर मैप चला दिया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। बुक लिस्ट डॉट मैसेज, सर ने ट्राई में तो रिटर्न करवा दिया, लेकिन सर कह रहे हैं कि जब मैं कैच आए ना, पहले कैच पे सर सिर्फ कंसोल करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? कंसोल, जो कि हमारे टर्मिनल पे नज़र आ रहा था। सर ने कहा यहाँ पर डेटा रिटर्न करवा देता हूँ। भाई उसने ट्राई किया, फंक्शन है ये, फंक्शन में रिटर्न जब होता है तो क्या होता है? वैल्यू रिटर्न करवा के लाता है, चाहे वो कुछ भी हो। सर ने ट्राई में ट्राई किया, नहीं चला, एरर आ गया, वो कहाँ पर आ गया? कैच में। इफ एल्स पढ़ते हैं हम, अगर इफ में नहीं होता कोड तो कहाँ जाता है वो? एल्स में। इसी तरीके से ये कैच में आ गया। जब ये कैच में आया तो यहाँ उसने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया। इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया, डेटा नल हुआ, जो सक्सेस है वो फॉल्स हो गया, और मैसेज के अंदर जो एरर का मैसेज आ रहा था वो आ गया। ये चलते हैं। सर ने यहाँ एक कंडीशन लगाई है FLC। सर कह रहे हैं अगर बुक लिस्ट के अंदर सक्सेस की वैल्यू ट्रू हो, ये शॉर्ट फॉर्म है, सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं। सर ने कहा अगर सक्सेस ट्रू हो तो ये दिखा दो, वरना जो हमारा कैच के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर से मैसेज दिखा दो। सिंपल सर ने करवा दिया। इसमें कोई अब मसला है? अभी भी होगा पता